नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित बिहार के 10 पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर 2021 की जनगणना में जातिगत गणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की है। तो वहीं बिहार में भाजपा को छोड़कर बाकी सभी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बिहार समेत कई राज्यों के क्षेत्रीय नेता इसकी मांग कर चुके हैं। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार पहले ही इससे इनकार कर चुकी है। ऐसे में हर जनगणना से पहले इस तरह की मांग होती है, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्या है? आखिरी बार इस तरह की जनगणना कब हुई थी? पहले कब जातिगत जनगणना की मांग हुई है? केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से क्यों कतरा रही है? देखिए SKL न्यूज की खास रिपोर्ट। देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में भी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते थे। वहीं 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का डेटा जारी करने का फैसला किया। इसके बाद से बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए। ऐसे में आजादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई। तब से अब तक हुई सभी 7 जनगणना में SC और ST का जातिगत डेटा पब्लिश होता है, लेकिन बाकी जातियों का डेटा इस तरह पब्लिश नहीं होता। इस तरह का डेटा नहीं होने के कारण देश की OBC आबादी का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। VP सिंह सरकार ने जिस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर पिछड़ों को आरक्षण दिया, उसने भी 1931 की जनगणना को आधार मानकर देश में OBC की आबादी लगभग 52% मानी थी। चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा तो कभी कम थोड़ा या ज्यादा करके आंकती रहती है। तो वहीं देश में SC और ST वर्ग को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन OBC आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसका एक ठोस आधार होगा। जनगणना के बाद उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे में इसकी मांग करने वालों का दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए मुनासिब नीति निर्धारण हो सकेगा। सही संख्या और हालात की जानकारी के बाद ही उनके लिए वास्तविक कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। लगभग हर जनगणना से पहले इस तरह की मांग उठती आई है। ये मांग अक्सर उन नेताओं की ओर से उठाई जाती है जो OBC के होते हैं। वहीं ऊंची जाति के नेता इस तरह की मांग का विरोध करते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे नेता ये मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने भी 24 जनवरी को एक ट्वीट करके इस तरह मांग की थी। 1 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी सरकार से 2021 की जनगणना में OBC आबादी की गणना कराने की मांग की थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़े एक याचिका पेंडिंग है। तो ऐसे में केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है? जी हां, गृह मंत्रालय ने बजट सत्र में राज्यसभा और मॉनसून सत्र में लोकसभा में इस तरह की जनगणना से इनकार किया है। अपने जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी केवल SC और ST कैटेगरी की जातिगत जनगणना होगी। हालांकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकार का रुख ऐसा नहीं था। 31 अगस्त 2018 को उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना की तैयारियों पर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद PIB ने जानकारी दी थी कि इस बार की जनगणना में OBC की गणना के बारे में सोचा जा रहा है। तब उस समय भाजपा विपक्ष में थी, तब उसके ही नेताओं का रुख कुछ और था। 2011 की जनगणना से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने 2010 में संसद में कहा था कि अगर हम 2011 की जनगणना में OBC की गणना नहीं करेंगे तो हम उन पर अन्याय करेंगे। तो वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से क्यों कतरा रही है? सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर ने कहा कि मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। खासकर बिहार और यूपी में RJD व JDU ने बिहार में
और सपा ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के मसले को उठाया और ओबीसी वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में सफल रहे। हकीकत में ओबीसी वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बन गए। पिछले कुछ चुनावों से ओबीसी वोटरों में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है। भाजपा उत्तर भारत के अनेक राज्यों में प्रभावी ओबीसी की तुलना में निचले ओबीसी को लुभाने में अधिक सफल रही। इसलिए भाजपा ने भले ही ओबीसी पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ ले लिया हो, लेकिन इनके बीच उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच है। भाजपा का जातिगत गणना से कतराने का मुख्य कारण ये डर है कि अगर जातिगत गणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो सकती है। ये मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है और भाजपा को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन भी। ये डर भी है कि ओबीसी की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं 2011 में जातियों के आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन जारी नहीं किए गए। 2011 की जनगणना के दौरान यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई थी। कहा जाता है कि उस वक्त लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव सरकार पर जातिगत जनगणना का दबाव डाल रहे थे। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। कई दौर की मीटिंग के बाद सरकार ने सैक कराने का रास्ता निकाला था। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2016 में जाति को छोड़कर सैक का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। जातियों का रॉ डेटा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया। जातियों के कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन के लिए मंत्रालय ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाई, ये पब्लिश भी हुई या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। आज तक इससे जुड़ी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया। इसे असंवैधानिक बताया गया तो नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। शुरुआत में लग रहा था कि अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलितों की गिनती राज्य का सियासी गणित बदल देगी, लेकिन ये कवायद विवादों में घिर गई। अपने समुदाय को ओबीसी या SC/ST में शामिल कराने के लिए जोर दे रहे लोगों के लिए ये सर्वे बड़ा मौका बन गया। अधिकतर ने उपजाति का नाम जाति के कॉलम में दर्ज कराया। इसके चलते कर्नाटक में अचानक 192 से अधिक नई जातियां सामने आ गई। लगभग 80 नई जातियां तो ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 से भी कम थी। एक तरफ ओबीसी संख्या में भारी वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई। विवादों के बीच सिद्धारमैया सरकार ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। हालांकि इस गणना की प्रतियां राजनेताओं को अपने जिले का जातिगत समीकरण समझने के लिए बाजार में मिलती रही। और तो और जनगणना कराने वाली सिद्धारमैया सरकार ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद बनी जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार व वर्तमान भाजपा सरकार ने भी 150 करोड़ रुपए खर्च कर बनी इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।